करना। संक्षिप्त का मतलब ही संक्षिप्त होता है, यानी कि उसको सारांश करना, भावार्थ करना। इसको भावार्थ भी कहते हैं, सारांश भी कहते हैं और संप्रेषण भी कहते हैं। संक्षेपण सारांश की एक छोटी सी कहानी के तौर पर आपको ये बताते हैं। जैसे किसी विस्तृत लिखित सामग्री से अप्रसंग में असंबद्ध एवं आवश्यक बातों को निकालकर उसके मूल तत्वों को प्रभाव पूर्ण सुसंस्कृत और संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को संक्षेपण कहते हैं। इसका संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षेपण गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति की परिचायक है। मूल तत्वों का संक्षेप में स्पष्ट उल्लेख होने के कारण संक्षेपण एक स्वस्थतापूर्ण रचना होती है। कम शब्दों में अधिक भाव या विचार व्यक्त करना एक उत्कृष्ट कला है। ये हमारी सुसंगत कला, चेतना और बौद्धिकता की कसौटी है। यहाँ पर हमें संक्षेपण क्यों बताया गया है, यानी कि सारांश और भावार्थ। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पिक्चर देखने गया, जैसे हमने 3 घंटे पिक्चर में हमने थिएटर में बैठ के बिता दिए और हमने 3 घंटे उस पिक्चर को देख लिया। बड़े ध्यान से देखते हैं हम ये चीज़ें, क्योंकि हम एक चीज़ को बता देते हैं सामने वाले को। जब हम वही पिक्चर 3 घंटे देखकर अपना 3 घंटे का समय करके बर्बाद, जब हम घर आते हैं तो हमसे हमारे दोस्त या हमारे कोई भी घर के लोग या कहते हैं कि कहाँ गए थे, हम कहते पिक्चर देखने गए थे, हमें स्टोरी सुनाओ, कौन सी पिक्चर गई थी, कैसी थी। आप बड़े उत्साह से उस स्टोरी सुनाने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी स्टोरी सुनाते सुनाते आपको 10-5 मिनट होते हैं तो आप उसको जल्दी जल्दी बताने लगते हैं और उसको सारांश में ले लेते हैं, संक्षिप्त में उस स्टोरी को आप पूरा कर देते हैं। यानी कि आपने जो 3 घंटे वहाँ पर पिक्चर देखी, यहाँ पर आपने उसको 15-20 मिनट में आपको उसको सुना दिया। तो इसका ये क्या हुआ, अब इसका संक्षिप्त हो गया, यानी कि हमें उसको छोटी स्टोरी को वहाँ पर हमें सुना दिया। अब इसी तरह से जब हम कम शब्दों से अधिक भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं तो एक उत्कृष्टता व्यक्त होती है, यानी कि हम बहुत लंबे वाक्यों को छोटे से रूप में आप कर दीजिए। तो इसी तरह जब हम बहुत सारी बातें बताते हैं या करते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि क्या बोल रहा था, क्या बात हो गई, तो अपन क्या कहते थे, संक्षेप में उसको छोटी सी बात बता देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा उसकी ट्रेन छूट गई, वो चला आया, बहुत नॉर्मली बात से हम उनको समझा देते हैं। तो ये संक्षेप में जो हम सारांश में जो चीज़ें बातें करते हैं वो हम बहुत उत्कृष्टता से करते हैं, यानी कि अच्छी तरह से कर देते हैं। तो संक्षेप की बातें सारांश और भावार्थ की संक्षेपीकृत रचनाएं मानी जाती हैं, अतः इसके अंतर को समझ लेना आवश्यक है। संक्षेपण एक समय सामग्रिक भाव से पूर्ण अवतरण का पुनः सर्जन है। इसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यकता बातों के संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कर्म, वृद्धता, स्पष्टता और प्रभाव होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरणों पर 1/3 होता है। ये एक प्रकार से मूल रचना का पुनर्सर्जन है, यानी कि जब 1/3 भाग होता है संक्षेपण का तो हम उसकी मूल रचना का पुनर्सर्जन करते हैं, यानी कि हम पुनः उस चीज को दोहरा देते हैं। संक्षिप्तीकरण की रचना 1/3 होता है, यानी कि 1/3 भाग होता है। ये एक प्रकार से मूल रचना का पुनर्सर्जन रहता है। संक्षिप्तीकरण की रचना द्वारा मुख्य तत्वों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होने के मूल सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी कि जब हम किसी चीज़ की रचना कर देते हैं या हमें मालूम चल जाता है कि ये बहुत सारी व्यस्त चीज़ें हैं, तो हम उसको चीज़ को क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण में यदि छोटी सी चीज़ में उसको बता देते हैं। अब इसी के बाद आता है सारांश। अभी तो संक्षिप्तीकरण का, अब सारांश है। मूल अवतरणों की सभी आवश्यक बातों को संक्षेप में लिखा जाता है। उसमें कम प्रबंधता अनपेक्षिता है। उसका आकार मूल के 1/10 भाग में लगभग होता है। अभी तो 1/3 था, अभी 10 भाग हो जाता है वो। संक्षेप जो हमारा सारांश जो होता है वो 1/10 भाग में आता है। जैसे हम 3-4 घंटे की चीज़ें देखते हैं और वो 15-20 मिनट में हम उसको फिनिश कर देते हैं। तो उसमें सिर्फ अवतरण आवश्यक बातें ही हम उसमें लेते हैं, हम किसी अनावश्यक बातों को जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेन बातें होती हैं, हमारी जो मूल बातें होती हैं, जो मूल अवतरण होते हैं, उन्हीं को हम व्याख्या कर देते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं और उन्हीं को हम समझा देते हैं। भावार्थ आता है इसी तरह कि भावार्थ में जो भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने भावों को संक्षेप में प्रस्तुत कर देते हैं, जो अपने विचारों को सामने वाले को प्रकट कर देते हैं, वो संक्षेप में करना चाहिए, कर देते हैं। तो उसके लिए 1/3 भाग अथवा उससे कम ज़्यादा होने की कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि हम उसको अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए,
आप थोड़ा सा समय ज़्यादा भी ले लेते हैं, थोड़ा सा समय कम भी दे देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। संक्षेप में मूल अवतरण के मुख्य भावों को ही स्थान दिया जाता है, जबकि भावार्थी में मूल भावों को साथ साथ मूल भावों को भी स्थान मिलता है। यानी कि जब हम अपने भावार्थों को मूल स्थान देते हैं तो गुण यानी कि उनके गुणों का भी हम स्थान मिलता है। जैसे हमें मालूम चल जाता है कि हम उसके गुण क्या है। ऐसे अच्छे कुल में जन्म होता है किसी का तो हमें उसके गुण भी अच्छे अच्छे मालूम होते हैं। जैसे पंडित के घर में जन्म हुआ किसी पंडित का, तो उसको संस्कृत की भाषा, उसके श्लोक, दोहे, पूजा पाठ का तरीका, उसको सब कुछ याद आता है क्योंकि उसके गुण उसमें मौजूद होते हैं। यानी कि वो बचपन से वो चीज़ें देखता सुनता आया है, तो वो चीज़ें उसको नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल होकर वो सीख भी जाता है। तो ऐसे उसके गुणों की व्याख्या करना कोई बेकार नहीं है, बल्कि उसका सार्थकता ही सिद्ध करती है और उसको उस गुणों के भावों को भी स्थान मिल जाता है। अतः स्पष्ट है कि संक्षिप्त सारांश और भावार्थ के समान संक्षिप्त रचना होने पर भी अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। यानी कि अपना जो संक्षिप्त भाव जो होता है वो अपना एक स्वतंत्र और एक अपना व्यक्तित्व भी रखता है कि हम इस तरह यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी व्याख्या खुद ऑटोमेटिक बता देता है। जैसे हमने किसी चीज़ के लिए हमको ये कह दें कि संक्षिप्त में करनी है, उसका मूल स्थान कौन सा है, तो उसको स्वतंत्रता भी उस शब्दों को मिलती है और उसके भाव को विचारों को भी उसमें गुणता आती है, यानी गुण भी आ जाता है। संक्षिप्त के संबंध में आवश्यक बातें हैं। संक्षिप्त करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे मूल अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को पता लगाना चाहिए। यानी कि हमें मूल अवतरण को जो बार बार हम पढ़ते हैं ना, उनको 2-3 बार पढ़कर उनका पता लगा लेना चाहिए कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा संक्षेपण, तो अब हमें ध्यान में आएगा संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त में बात करना। तो हमें उस चीज़ को, उसके अर्थ को समझ लेना चाहिए, फिर हमें उस केंद्रीय भाग को पता लगा लेना चाहिए। मूल अवतरण के सभी आवश्यक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर देना चाहिए। जैसे हमने कल आपको बताया था कि उसमें आपको जैसे कवट की पुत्री आता है, जब उसमें रेखांकित कर देते शब्दों को, दोपहर को रेखांकित कर दिया था हमने, और ऐसे भरपेट को रेखांकित कर दिया था, तो अन्य जल को रेखांकित कर दिया था। तो ऐसे जब हम रेखांकित कर देते हैं कि किसी शब्दों को, तो उसका मतलब होता है कि हमें उन शब्दों पर ध्यान देना है कि ये शब्द बाद में किस लिए आएंगे। तो या तो मुहावरों के रूप में आते हैं, या वाक्यों के रूप में आते हैं, या समास के रूप में आते हैं, या संधि के रूप में आते हैं। तो हम उन शब्दों को यूज़ करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर कर लेते हैं। तो रेखांकित करना, वाक्यांशों पे रेखांकित कर देना है कि ये शब्द हमें काम के हैं, हम बाद में इनका पता करना है। क्योंकि जब हम लिखते जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो शब्द कहाँ थे, इसलिए उसको रेखांकित किया जाता है। अपनी तरह से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना अथवा अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई उसको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने बता दिया था कि अपनी जो वाक्य बनते हैं, व्याकरण में जो शब्द हैं, जैसे स्वर है, व्यंजन है, तो इन शब्दों के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम और अन्य शब्द कहीं से नहीं ला सकते, ना जोड़ सकते हैं उसमें, क्योंकि कहाँ से लाएंगे, बने ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे, और हम अपने आप बना भी नहीं सकते क्योंकि इतनी बुद्धिमान नहीं है। तो ऐसे ही यदि स्वर और व्यंजन जितना भी हमने पढ़ा है उतना ही हमें लिखना है, बताना है। रेखांकन शब्दों के आधार पर एक बार संक्षेप की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना चाहिए, फिर उसके आवश्यक संशोधन करके संप्रेषण को मूल में 1/3 के बराबर करना चाहिए। यदि हमें रेखांकित शब्दों का हमने मूलकरण कर दिया, उसके आधार के अनुसार हमने उसमें बातें कर दी, तो हमें कैसा करना चाहिए। जैसे हमें मालूम है कि जैसे हमने उसमें आधार पर करा कि जैसे हमने लिखा कवटपुत्री, हमने रेखांकित किया था शब्द को, या दोपहर मान लीजिए, दोपहर को हमने रेखांकित किया था। अब हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसका जैसे उन्होंने कहा है कि इसका आवरण, इसका मूल बता दीजिए कि क्या है, उसको उसका मूल है आवश्यक क्या है, उसका क्या संक्षेप है। तो दोपहर, दोपहर, दोपहरों का समूह, दोपहर द्विगु समाज में आता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें रेखांकित करके उसकी इकाई या उसके बारे में पता लगाना चाहिए। संक्षेप में विषय प्रभाव और गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए। विषय प्रभाव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस चीज़ के लिए क्या हम बोल रहे हैं। जैसे हमारा कोई चीज़ का अर्जनता होता है, किसी चीज़ के लिए किस विषय होता है, जैसे मान लीजिए हिंदी का विषय है तो आप हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही बात करेंगे। और जैसे साइंस का होगा तो आप साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साइंस का ही आपका विषय है और उसी में आपको विचार भी करना है। तो इसी तरह आप साइंस के ही बारे में बात करेंगे कि क्या करना है, क्या उसमें क्या किया, किस चीज़ के लिए आपको वहाँ पर बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब इसी तरह से जैसे हिंदी में व्याकरण बताई गई है तो आपको हिंदी के व्याकरण के विषय में विचार करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें इसी क्रम वाइज के अनुसार हमें कार्य करना
संक्षेपण की भाषा सरल शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, बाकी छोटे छोटे हो, यहाँ तक संभव हो सके मूल शब्दों के बदले होंगे शब्दों को रखने का प्रयास करना चाहिए। मूल अवतरण को उन शब्दों को अवश्य लेना चाहिए जो अर्थ व्यंजन में सहायक हो, यानी कि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो शुद्ध हो, बिल्कुल स्पष्ट, हमें सुनाई समझ आए और ये दिखाई दे रहे हैं। इन ऐसे शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हम बहुत आसानी से उनको पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें। ऐसे शब्दों का हमें यूज़ करना चाहिए। अब आता है क्या, मूल अवतरण में आने वाले प्रत्यक्ष कथन का संक्षेप में परों कथन बनाकर ही लिखना चाहिए, यानी कि हमें संक्षेपण जो होता है उसका हमें जो कथन होता है वो स्पष्ट रूप से हमें लिख देना चाहिए कि ये, अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसका रूप कैसे तैयार होता है। संक्षेपण कर्ता सारग्राही हो और पुनरुक्ति से बचे, यानी कि उसका सारग्राही होना चाहिए, उसका पुनरुक्ति से बार बार उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे बार बार शब्द को नहीं आना चाहिए, एक ही बार उसका सारगीत होना चाहिए, यानी एक ही बार उसका सारांश निकले और बार बार उन शब्दों को रिपीट नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः बार बार उस शब्दों का आना। यदि किसी मूल अवतरण के शब्दों की संख्या दी गई हो तो संक्षेपकर्ता को अपने संक्षेप की शब्द संख्या लिख देनी चाहिए, यानी कि आपके शब्दों को निर्धारित किए जाते हैं, जैसे अपन निर्धारित कर देते हैं ना, जैसे बोर्ड के एग्जाम में निर्धारित करे जाते हैं कि आंसर इतने ही शब्दों में लिखा जाएगा, जैसे 35 शब्द, 65 शब्द, 100 शब्द, 200 शब्द का निबंध। तो ऐसे ही आपको जैसे लघु होता है तो आपको 25 शब्दों में लिखना पड़ेगा लघु आंसर, दीर्घ का आंसर होता है वो आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और आपके जो निबंध हैं उसको आपको 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे वो निर्धारित कर देते हैं, शब्दों की कैटेगरी उसमें डाल देते हैं, यानी कि शब्दों की उसको बता देते हैं कि आपको इतने ही शब्दों से आगे नहीं बढ़ना है। केंद्रीय भाव के आधार पर उपयुक्त शीर्षक दिया जाए, जिसमें शीर्षक संक्षिप्त, तत्वपूर्ण और आकर्षक एवं समग्र भावों को अपने में समेट लेने वाला होना चाहिए। उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हमने अपने केंद्रीय भाव पढ़ा, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में आ गया है, जिसमें था यशोमती की अभिलाषा। उसमें कृष्ण जी की अभिलाषा बताई गई थी और यशोदा जी ने बहुत रुचि के उस चीज़ को बताया था, व्याख्यान किया था कि उसका व्याख्यान था कि मेरा जो कृष्ण है वो शर्मीला है, माखन रोटी खाता है, गर्म पानी देखकर भाग जाता है। ऐसे हम केंद्रीय भाव में जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये कैसा है ना। अब यदि हमें ये उसको क्रम से नहीं लगाया जाता है, जैसे हमने उसमें कहा कि यशोदा जी की तो इच्छाएँ थी कि वो गर्म पानी देखकर भाग जाता है, वो अपनी उनकी इच्छा बताती हैं कि ऐसे ऐसे कृष्ण करते हैं, वो देवी को संदेश भेजने के नाम पर बताती हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि कृष्ण है जो घुटनों से चले, पैरों से चलकर मेरे पास आए, वो तोतली आवाज़ में मुझे माँ कहे, नंद बाबा को बाबा कहकर पुकारे, मेरा आंचल पकड़ कर कीजिए, और उसके जो दूध दूध के दांत हैं वो दिखाई दे, हंसे, और इस तरह से वो अपनी इच्छाएँ अभिलाषाएँ को देखना चाहती हैं, पूर्ण करना चाहती हैं। और इसी तरह यदि हम उसको क्रमबद्ध से लगा दें कि यशोदा अपनी इच्छाओं को इस तरह से पूर्ण करना चाहती हैं कि कृष्ण के दो दूध के दांत दिखे, वो घुटने में चल के अपने पैरों पर आए और माँ का आंचल पकड़ के वो खींचे और माँ कहकर मुझे संबोधित करे, बाबा को नंद बाबा कहकर संबोधित करे और माखन रोटी खाने की जिद करे, तो ये हम क्रम वाइज से उसको लगा सकते हैं। लेकिन जब हम उसको क्रम से नहीं लगा के ऐसे लगा देंगे कि उद्धव आए और कृष्ण को ले जाने लगे तो उन्होंने रथ पर चढ़े, नहाया, खाना खाया और वो चले गए, ऐसे क्रम से नहीं आएगा। अब क्रम से कैसा आएगा कि उद्धव जी आए, उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मुझे कृष्ण को मथुरा लेके जाना है, और जब कृष्ण की उन्होंने तैयारी की तो कृष्ण को उपटा लगाकर मिलाया गया, उन्हें माखन रोटी दी गई और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर रथ में बिठा दिया। तो ये हमें क्रम से आना है, नहीं तो हम पहले कहेंगे रोटी खाई, माखन रोटी खाई और उन्होंने नहाया, रथ में बैठ चले गए, तो ये क्या होता है, क्रम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, उन्होंने उपटन लगाया, नहाया, फिर माखन रोटी खाई और नए वस्त्र पहने वो उनसे रथ में बैठ के विदा होता है। तो ये तो था क्रम से हमें लगाना, तो ऐसे ही क्रम से हमें लगाने पड़ेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण है जो एक कहानी के तौर पर आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष श्रवण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन एक आपको पूरी कहानी सुना देती हूँ उदाहरण के तौर पर। अब ये है कि आपकी 200 शब्दों की कहानी, ठीक है। अब इसमें आपको 200 शब्द की लिखने की कहानी है और फिर आपको इसी को आपको 60 या 70 शब्दों में आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये आपको बोलना है तो कैसे लिखेंगे।
आपको दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्रग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता है, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्रित हो जाते थे। इन महोत्सवों में पट्टन के 700 हजाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर से राजा महाराजा अपना अपना लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभात पट्टम आकर महालय की छाया में पहुँचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। भरतखंड भर में विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन किए बिना मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमान अपनी अपनी मान्यताएं पूरी करने को सैकड़ों मील पाँव चक्कर आते थे। इस सब कारणों से उन देशों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालव, हिमालय, अर्शोद, अंग भंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों में अवसर पर आकर अच्छी कमाई कर ले जाते थे। पट्टन के बाजार उन देश देश के हल्की भारी कीमतों से सामग्री से पटे रहते थे। अब ये लगभग 200 शब्दों से आपको उदाहरण दिया है। अब इसमें ना हमने आपका शीर्षक बताया था ना कुछ बताया था, डायरेक्ट उदाहरण आपको शुरू कर दिया था। अब हमें इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप इसको संक्षेपण में लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए, आप सारांश में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? आप उसमें लिखेंगे कि उदाहरण जो था हमारा उसका उक्त शीर्षक है महालय का पर्व या महालय का मेला। पर्व का मतलब भी मेला ही होता है। तो या तो उसका महालय का मेला लिख दीजिए और उसमें संक्षेपण कर दीजिए और छोटी सी कहानी के तौर पर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 शब्दों में लिख दीजिए। प्रभात पट्टन स्थित सोमनाथ के दर्शनार्थी प्रतिवर्ष श्रावणी शिवरात्रि और ग्रहणों के पर्व पर मेला लगते हैं। यानी कि उन्होंने जो हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो बोला था हमने उसको ग्रहण कर दिया है कि पर्वों पर मेला लगते थे, जिनमें देश विदेशों के राजा रंग और व्यापारी निकल चलकर एकत्रित होते थे। प्रत्येक मेले की जनसंख्या 5 से 7 लाख तक हो जाती थी। लोगों में भगवान सोमनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। देश देशांतर की बहुमूल्य वस्तुओं की बिक्री होने के कारण पट्टन नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। शब्द संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 68 तक हुई। तो इसका ये अर्थ होता है कि हम इसको संक्षेप में भी लिख सकते हैं। जो हम बहुत बड़ी कहानी के तौर पर बताते हैं तो हम उसको संक्षेप में भी लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो कहानियाँ जो इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन की, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण है ये। उसकी देखिए जैसे नाम कुली है तो कुली क्या आएगा, गेटअप क्या था उसका, लेकिन हम उसको अमिताभ नाम ना देकर कुली ही कहेंगे, कुली करते रहेंगे क्योंकि कुली ने ऐसा किया, कुली ने ऐसा किया, क्योंकि हम उस समय उसके गेटअप की ज़्यादा उसकी जो था उसका रोल जो था उसमें हमारा ध्यान केंद्रित होता है, ना कि उस पर। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज़ के लिए जब देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है, उस कहानी के इर्द गिर्द चलने वाली चीज़ों पर होता है। तो हम उन चीज़ों को पकड़कर उसको संक्षेप में लिख देते हैं। ऐसे ही हम जैसे अमिताभ की कोई कहानी होती है जैसे कुली का, तो हम कहते हैं वो प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो सामान्य यात्रियों को उतारता है, रखता है ट्रेन में, सहायता करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, सब बातें हम उसको बता देते हैं। यानी कि हमने एक कहानी के तौर पर उसको समझ लिया, देख लिया और उसको संक्षेप के रूप में हमने उसको बता दिया। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं तो बहुत संक्षेप में भी उसको उदाहरण के तौर पर हम लिख भी सकते हैं। तो ये तो संक्षेप में आपकी कहानियाँ थी और ये थी। अब आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए, तो आप इसके क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। और आपको मैं लिखकर बता देती हूँ क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। आपको उसमें मैं क्वेश्चन देती हूँ, आंसर आपको खुद लिखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट वाला, संक्षेपण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका संक्षेपण
के संबंध में लिखिए। उनके प्रकार, संक्षेपण के संबंध में उनके प्रकार लिखिए। उनके प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 3, संक्षेपण, सारांश और भावार्थ को एक उदाहरण देकर समझाइए। ये तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको लिखना है। पहले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ। आपको 114 पेज नंबर पर मिलेगा और जो संक्षेपण का जो है एक समग्र भाव से लेकर आवश्यकता नहीं तक जो आपके 4 लाइन का है, आपको वो आंसर है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सेकेंड वाला आपका जो आंसर है वो आपका रहेगा 114 पेज नंबर पर ही। जो संक्षेपण के संबंध में आवश्यक बातें हैं जो 10 प्रकार की बताई गई हैं, आप उनको 10 प्रकार की बातों को आपको वो लिखना पड़ेगा आंसर में, तो आपका आंसर वही है। और आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो संक्षेपण, सारांश और भावार्थ है, वो भी 114 पेज नंबर पर है। जो संक्षेपण, सारांश और भावार्थ में दिया गया है, आपको एक उदाहरण देकर उनको समझाना है। तो अब ये तो है आपका जो संक्षेपण था उसका संक्षिप्त में बताया गया है, जिसका उदाहरण देकर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें तो आपके क्वेश्चन आंसर है ही नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर बनाने पड़ते हैं और हमेशा क्वेश्चन आंसर आते भी हैं। तो संक्षेपण में आपने समझ में आ गया कि संक्षेप होता है, इसका मतलब इसमें हम सारांश भी और भावार्थ भी कह सकते हैं। अब ये तो था आपका हिंदी व्याकरण का थर्ड वाला चैप्टर, क्लास 12th थी।